इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। पाकिस्तान के रावलकोट में इस आतंकवादी हमले की साजिश रची गई। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, लश्कर के 3 कमांडर्स ने इस हमले की साजिश रची। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी और रावलकोट के 2 लश्कर कमांडर्स इस हमले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। 6 से 8 आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया और आतंकवादियों को स्थानीय स्लीपर सेल से मदद मिली। हमले से पहले सभी ने इस इलाके की रेकी की थी, ये जानकारी भी सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित से ही जान लेते हैं। अंकित, रावलकोट मतलब जो पीओके वाला इलाका है, वहीं पर इस पूरे के पूरे हमले की साजिश रची गई। ये बहुत बड़ी खबर है जो जानकारी के तौर पर सामने आई। अंकित गुप्ता, बिल्कुल रोमाना, इस वक्त के लिए एक बड़ी खबर है और वो यही है कि इस हमले की ये जो साजिश रची गई है वो पाकिस्तान की जमीन से ही रची गई है। पाकिस्तान के जो वहां पर आतंकी बैठे हुए हैं, जिसमें नाम सामने आ रहा है सैफुल्लाह कसूरी का, जो लश्कर का आतंकी है, उसने अपने सहयोगियों के साथ में 2 और सहयोगियों का नाम सामने आ रहा है। यानी कि सैफुल्लाह कसूरी और उसके 2 और सहयोगियों ने मिलकर के इस पूरे हमले की साजिश रची गई है। हालांकि जो आतंकी है वो जो है कुछ दिनों पहले ही भारत की सीमा में दाखिल हो चुके थे, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। और उनको जो सपोर्ट मिला था वो जो है मिला था जो स्लीपर सेल के लोग हैं। और इसी वजह से जो आप कुछ देर पहले हमने जानकारी दी थी अपने दर्शकों को कि 2 से जो 3 लोग हैं जो पुलिस की वर्दी में थे, वो शुरुआती जानकारी के मुताबिक वो स्थानीय आतंकी थे, जिन्होंने जो पाकिस्तान से आतंकी आए थे उनकी मदद की थी, पहले इलाके की रेकी की और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन इस वक्त खुफिया सूत्रों के हवाले से ये एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो तमाम नेता जो एक दहशत में नजर आ रहे हैं कि भारत ऐसा ना हो कि उनके ऊपर अटैक कर दे या किसी तरीके का जो हमला कर दे, वो उसकी वजह यही है क्योंकि अब ये जानकारी उन तक भी पहुंच चुकी होगी कि किस तरह से भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चल चुका है कि ये जो हमला हुआ है उसकी साजिश रची गई है। तो वहीं पर पाकिस्तान में जो लश्कर के आतंकी हैं, जो उनका जो है कमांडर है सैफुल्लाह कसूरी, उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रची है इस हमले की साजिश। जी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लश्कर का कमांडर नाम सामने आ गया है सैफुल्लाह कसूरी। उसी ने अपने 2 अन्य कमांडर्स के साथ मिलकर इस आतंकवादी हमले की साजिश रची और जो पीओके का रावलकोट है वहां बताया जा रहा है ये साजिश रची गई। इस बीच ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये आतंकवादी की तस्वीर है। वो आतंकवादी जिन्होंने कल भेड़ियों की तरह आकर निर्दोष लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर डाली, उसी आतंकवादी की एक तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आतंकवादी की पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से आतंकवादी, हाथ में उसके बंदूक और इन्हीं बंदूकों का मुंह निर्दोष लोगों की तरफ इन आतंकवादियों ने खोल दिया। बाकायदा धर्म पूछ कर, धर्म की पहचान कर करके मौत के घाट पर्यटकों को उतारा। पहलगाम हमले में आतंकवादी की यह पहली तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने जो तस्वीरें देखी वो तस्वीरें पर्यटकों की थी, उनके रोने बिलखने की थी, लेकिन अब इस आतंकवादी, इस जानवर की तस्वीर आप देखिए और ये जो है वो आम कपड़ों में नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो 5 से 7 आतंकवादी थे जो कहीं ना कहीं सीमा पार करके आए थे और यहां आकर इन्होंने पहलगाम में ये खून बहाया है, ये सादे कपड़ों में थे। इनके जो सहयोगी थे वो स्लीपर सेल वाले लश्कर के आतंकवादी, वो यहां पुलिस की वर्दी में पहुंचे थे। और अब धीरे धीरे कर जैसे जैसे मामला खुल रहा है, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान खौफ में आ रहा है। पाकिस्तान को बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान में खौफ इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया है। उसके टोही विमान भारत से सटी हवाई सीमा में इस वक्त गश्त कर रहे हैं। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से ही जान लेते हैं। नीरज, पाकिस्तान को समझ में आ गया है ये नया हिंदुस्तान है, जिसको छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा तो नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान को पता है कि हिसाब तो उससे लिया जाएगा और अब तो ये जिंदा सबूतों की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। नीरज,
बिल्कुल रोमाना, ये जो आतंकी हैं ये पाकिस्तान से आए थे, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। रावलकोट पीओके में साजिश रची गई, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने बिल्कुल हमास स्टाइल में अटैक किया और पीछे से सपोर्ट किसने किया? आईएसआई ने किया। अब पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह आतंकी जो टेरर जो कैंप्स है या फिर उनके हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर अटैक ना कर दे अपनी वायुसेना के जरिए, इसीलिए ये टोही विमान यहाँ घूम रहे हैं। लेकिन रोमाना मैं बता दूं कि इस बार जो भारत का बदला होगा वो बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देने की तैयारी की देर है कि आखिरकार किस तरह से इसका बदला लिया जाएगा, कैसे इन आतंकियों ने जिन्होंने खुलेआम रावलकोट में भारत और पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ जो है वो आग उगली थी, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए ही पूरी तैयारियां पहले से ही हम बता दें कि कोल्ड वॉर डॉक्ट्रिन के तहत तो भारतीय सेना अपना काम करती ही है, यानी कि हमेशा 24 घंटे तैयार रहती है किसी भी तरह के ऑपरेशन करने के लिए, चाहे फिर वो पारंपरिक युद्ध हो या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर हो। नीरज, मुझे तो लगता है आपको जरा इस पर भी जरूर बात करनी चाहिए कि रावलकोट का नाम जिस तरीके से आ रहा है, और रावलकोट हम सबको पता है कि पीओके के अंदर आता है ये रावलकोट का इलाका, और ऐसे में पीओके मतलब भारत की जमीन, मतलब हमारी जमीन, और हमारी जमीन का इस्तेमाल ही अगर आतंकवाद के लिए किया जा रहा है तो फिर यहां से बहुत बड़ा कदम, और एक ऐसा कदम कि भारत अपनी जमीन भी वापस ले सकता है। नीरज राजपूत, ये एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है भारत सरकार की तरफ से। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये पीओके का जो रावलकोट एरिया है ये महज जो हमारा पुंछ का एरिया है एलओसी का, महज 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहीं पर ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये आतंकी संगठन यहाँ पर रहकर अपना आयोजन करते हैं, जलसा करते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही इन्होंने जो कश्मीर में पिछले कुछ महीने में जो आतंकी मारे गए उनको लेकर जलसा किया था। जो सैफुल्ला की बात अभी अंकित बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है। ये सैफुल्ला ने वहाँ से तकरीर दी थी खड़े होकर, वहाँ पर जो जलसा किया गया था, और उसमें उसने कहा था कि हम जो है कश्मीर में जिहाद करेंगे, वहाँ पर लोगों का गला काटेंगे, ताकि धारा 370 के बाद जो शांति आई है उसको किसी तरह से खलल डालना है। उसका वीडियो भी ये सामने आ चुका है, और जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके पास भी ये वीडियो है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि अब की बार अगर कोई कार्रवाई हुई या बदला लिया भारत ने, तो आप मान कर चलिए कि पाकिस्तान की जो आने वाली नस्लें हैं वो रोएंगी कि आखिरकार उन्होंने इतना बड़ा हमला भारत पर क्यों किया था। इस बार हिसाब चुकता होगा पाकिस्तान से, इसका अंदेशा लगने लगा है। आप खुद इस बात की गंभीरता को इसी बात से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे, विदेश के दौरे पर थे, वहां से अपना दौरा छोटा करके वापस वो देश लौटते हैं। आज सुबह जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, वहीं पर एयरपोर्ट पर हाई लेवल मीटिंग करते हैं। अभी बस करीब 2 घंटे से भी कम का इंतजार रह गया है। 11 बजे सीसीएस की बैठक होनी है। इस सब के बीच पहलगाम हमले को लेकर देश में गुस्सा है, देश में गुस्से का उबाल है। हर हिंदुस्तानी का दिल गम से, गुस्से से भरा हुआ है, और सिर्फ एक आवाज आ रही है, और वो आवाज क्या है? बदला, बदला, बदला। पहलगाम जिस तरह पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, वैसा इससे पहले तो देखिए कभी नहीं हुआ। इतने बेगुनाहों को इस तरीके से चुन चुन कर निशाने पर लिया गया। आतंकवादियों ने सरकार, सेना, पुलिस समेत हमारे तो पूरे सुरक्षा तंत्र को चुनौती दे दी है ना। पूरे देश का खून इसी वजह से खौल रहा है। बेगुनाहों की लहू की एक एक बूंद का हिसाब मांगा जा रहा है, और हिसाब तो होगा। ये एक ऐसा हमला था जिसके बारे में सुनकर, जिसकी तस्वीरें देखकर बड़े बड़े सिहर उठे। आतंकवादियों ने बेसरन टूरिस्ट पार्क को खून से लाल कर दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बता देती हूं, जानकारी सामने निकल कर आ रही है इस बारे में कि इस समय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कुछ ही देर में पहलगाम पहुंचने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं कल ही गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको निर्देश दिया गया था कि वो घटनास्थल पर जाएं। कल ही वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंच गए थे, और श्रीनगर पहुंचने के बाद गृह मंत्री ने कई हाई लेवल बैठकें वहां पर की हैं। और अब बड़ी खबर, पुलिस हेडक्वार्टर में जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि भी देंगे गृह मंत्री अमित शाह। कुछ ही देर में पहलगाम पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। साथ ही श्रीनगर में घायलों से मिलने अस्पताल भी जाएंगे अमित शाह। लेकिन फिलहाल सबसे पहले आज के दिन पहलगाम पहुंचेंगे। पहलगाम जहां पर इस बर्बरता को अंजाम दिया गया, पहलगाम जहां पर मासूम निर्दोष पर्यटक जो सिर्फ कुछ पल खुशियों के बिताने आए थे अपने परिवार के साथ, अपने अपनों के साथ, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उन्हें ऐसे जख्म दे दिए गए जो जिंदगी भर भरेंगे नहीं। और इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि गृहमंत्री अमित शाह को लेकर वो पहलगाम पहुंचेंगे। इसी पर जानकारी के लिए सीधे मेघा का रुख करते हैं और मेघा से जानते हैं, मेघा क्या अपडेट मिल रहा है?
दो चीज़ यहाँ पर है। पहले तो प्रधानमंत्री जी 11 बजे जो सीसीएस की मीटिंग करेंगे, शायद उस मीटिंग के पहले एक्सपेक्टेशन होगी कि अमित शाह जी के तरफ से ग्राउंड रियलिटी क्या है उसकी ब्रीफिंग प्रधानमंत्री जी को की जाए। ये पॉसिबल तो है नहीं कि गृह मंत्री भी दिल्ली पहुँच जाए 11 बजे तक, क्योंकि आज एक तो वो पहलगाम पहुंच रहे हैं, दूसरा अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, पर ये हो सकता है, इसका अंदेशा है कि शायद वो स्पॉट जो मिनी स्विट्जरलैंड की बात हम कर रहे हैं, जहां पर इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है, शायद गृह मंत्री जी वहां भी जाएं। कल से मैं ये बात बता रही हूं, मैं खुद उस जगह को घूम कर आई हूं, मिनी स्विट्जरलैंड। वहां पहुंचने के लिए या तो आप ट्रैक करते हैं पहाड़ियों के ऊपर, पहाड़ के स्लोप पर आप ट्रैक करके पैदल पहुंचते हैं मिनी स्विट्जरलैंड वाले एरिया में, या फिर आप खच्चर का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियां वहां तक नहीं जाती हैं। तो क्या गृह मंत्री जी वहां पर चॉपर से लैंड करेंगे, खुद सिचुएशन का जायजा लेंगे, इस पर थोड़ी क्लैरिटी अभी नहीं है। मगर ये मैं जैसे कह रही हूं रुमाना कि एक बार आंखों देखी उनका खुद का असेसमेंट क्या है वो प्रधानमंत्री जी को सीसीएस के पहले जरूर ब्रीफ किया जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी बात है रुमाना कि आप ऑलरेडी अब आसिफ मुनीर की बात कर रहे हैं, आप ऑलरेडी जो आईएसआई चीफ है डायरेक्टर जनरल उनकी बात कर रहे हैं कि भाई ये लश्कर तैयबा से उठकर बात आगे बढ़ चुकी है। यहां आप आसिम मलिक और आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं जो डीजी आईएसआई हैं और जो पाकिस्तान के चीफ, आर्मी के चीफ हैं। क्या उनका कितना इन्वॉल्वमेंट था इसके पीछे? क्योंकि आप जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी बातें हो रही हैं रुमाना, लेकिन जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनकी नजरें भी इस बात पर है कि पिछले कुछ दिन पहले, लगभग एक वीक पहले, आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जिस तरीके के भड़काऊ बयान दिए थे, पहली बात और धर्म के आधार पर ही जोड़कर दिया धर्म के आधार पर, और यहाँ पर आतंकवादियों ने जो आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है मेघा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो भी धर्म के आधार पर चुन कर उन्होंने यहाँ निशाना बनाया मेघा। और लश्कर तैयबा के जो कमांडर हैं उनकी भी 2 दिन के बाद, ये आर्मी चीफ के बयान के 2 दिन के बाद उनका फिर बयान आता है कि अगले साल तक पाकिस्तान, ये कश्मीर हमारा होगा। जो कश्मीर में लड़ाई हो रही है, हमारे भाई बंधु जो वहां लड़ाई कर रहे हैं भारतीय सेना के साथ में, कश्मीर हमारा होगा। और वो और 2-4 ऐसी बातें कह रहे हैं जो भड़काते हैं लोगों को। तो ये सारी चीजें पिछले 7-8 दिन में हुई हैं और फिर ये हमला हो जा रहा है। एक तरीके से इंडिकेशन तो आपके सामने है रुमाना कि इसमें सिर्फ लश्कर तैयबा का हाथ नहीं है, कहीं ना कहीं द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आईएसआई, आर्मी चीफ, कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। तो क्या मेघा इसीलिए इस वक्त की बड़ा सवाल मैं दर्शकों के सामने रखने जा रही हूं और बहुत गौर से आप मेरी बात को सुनिएगा। क्या यह कहा जाए मेघा कि यह पीओके को लेकर निर्णायक घड़ी आई? मेघा देखिए, बहुत बड़ा सवाल है ये रुमाना, और एक बात तो बहुत क्लियर है कि पूरे देश से आज सिर्फ एक ही आवाज उठ रही है, वो ये है कि भारत सरकार अपना अगला कदम कहां और कैसे रखेगा, किस तरीके से इस जो हुआ है कल उसका बदला लिया जाएगा। क्या अब ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच, इन दोनों देशों के बीच होगी, या फिर हम सिर्फ टेरर कैंप्स इंडिया में जो टेरर एलिमेंट्स है उन पर ही कंटेन करके रख देंगे? मुझे लग नहीं रहा है कि कल से जिस तरीके की बातें सरकार से मैं सुन रही हूं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपना 2 दिवसीय दौरा को छोड़कर रात ही आ गए वापस, एयरपोर्ट पे मीटिंग करी, अभी सीसीएस हो रहा है। मैं कहती हूं रुमाना, अगर मैं सरकार को ठीक समझती हूं और प्रधानमंत्री को, जिनको 21 साल से कवर कर रही हूं, तो एक्सपेक्ट करिए कि मुंह तोड़ जवाब होगा अब भारत की तरफ से, क्योंकि इस तरीके का हमला कभी भी नहीं हुआ। इसी वजह से हम ये सवाल भी यहां पर रख रहे हैं कि क्या पीओके पर फैसले की ये निर्णायक घड़ी आ गई है? उरी और पुलवामा के बाद जिस तरीके की जवाबी कार्रवाई या जिस तरीके का सबक पाकिस्तान को सिखाया गया, इस बार बात और आगे बढ़ गई है, क्योंकि इस बार देश में गुस्सा है, देश में उबाल है। और बड़ी बात यह कि पीओके जो भारत का हिस्सा है उसी का इस्तेमाल, उसी की जमीन का इस्तेमाल यहां पहलगाम में इस बर्बरता को अंजाम देने के लिए किया गया है। इसीलिए इसी सवाल के साथ मैं अपने तमाम सहयोगियों के पास चलूंगी। आशीष, पीओके को लेकर निर्णायक घड़ी आई? देखिए, संभव है कि इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई कॉन्टेम्पलेट करे। मोदी सरकार ने पहले भी इसको लेकर के अपनी मंशा जरूर सामने रखी थी रोमाना, लेकिन ये ऐसी घड़ी है, इतना बड़ा अटैक हुआ है, सीसीएस की मीटिंग होगी, मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजाइज करेंगे पहले कि क्या सही समय होगा और कौन सी जगह को भारत चुनता है। मेघा बिल्कुल ठीक कह रही है कि जवाब तो इसका भारत ज़रूर देगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपना वक्त और समय और जगह ज़रूर चूज़ करेंगे कि कहाँ पर और कैसे
हिट बैक करना है। और निश्चित तौर पर पाकिस्तान का डर ही है कि आप पहले से ये मान के बैठे हैं और अपनी ही सेना और अपनी सरकार को कह रहे हैं कि भाई संभल के रहना, भारत कोई ना कोई बड़ा हमला जरूर करेगा। वो जिस तरीके का डर और जिस तरीके की बौखलाहट पाकिस्तान में है, इसी वजह से ये सवाल और ज्यादा बड़ा हो जाता है कि पीओके को लेकर ये निर्णायक घड़ी आई। नीरज राजपूत, इसी सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं। जिस बात का जिक्र आशीष कर रहे थे, मुझे ध्यान आता है वो पुलवामा, और पुलवामा के बाद जो भारत की तरफ से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमला या बदला किस अंदाज में लेना है, कब लेना है, कहां लेना है, कैसे लेना है, ये सब भारत तय करता है। भारत ने तय किया और भारत ने वो हिसाब पाकिस्तान के साथ चुकता किया। नीरज, अब पीओके पर निर्णायक घड़ी आई। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से पीओके जो है एकदम एपी सेंटर बना हुआ है, आतंकवाद का बना हुआ है, और भारत के खिलाफ यहीं से जो है आतंकी जितने इतने बड़े हमले हो रहे हैं, चाहे उरी हो, चाहे फिर पुलवामा हो, और अब ये पहलगाम इतना बड़ा हुआ है, तो ऐसे में मान सकते हैं। और ये पीओके तो हमारा ही है, पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये यहाँ पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है 1948 के बाद से। तो ये साफ हो चुका है कि अगर भारत की भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है इस तरह की कोई भी कार्रवाई करने के लिए, अगर भारत सरकार की तरफ से मिलता है, कोई भी गो अहेड मिलता है। क्योंकि हमने तो 1994 में ही अपनी पार्लियामेंट में हमने पास किया हुआ, रेजोल्यूशन पास किया हुआ है हमारी पार्लियामेंट ने कि ये पीओके हमारा है, ये हम इसको लेकर रहेंगे। और जब हमने 370 हटाई थी, धारा 370, तब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये लेकर रहेंगे, हम ये पीओके लेकर रहेंगे, ये हमारा पीओके है। और अगर यहाँ से आतंकवादी कोई भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे इजराइल पर हमला किया हमास ने किया, तो उन्होंने पूरा तबाह कर दिया और पूरे गाजा पर कब्जा कर लिया, क्योंकि गाजा में ही सारी जितनी भी आतंकी हमास जो था छुपा हुआ था और वहीं से उनके खिलाफ साजिश रच रहा था। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि अगर हमें इन आतंकी घटनाओं को रोकना है, अपने देश के मासूम लोगों को इस तरह की मौत से बचाना है, तो कहीं ना कहीं हमें इस बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। और भारतीय सेना, मैं बता दूं आपको, पूरी तरह से तैयार है वो किसी भी तरह के ऑपरेशन करने के लिए, चाहे पारंपरिक युद्ध हो या फिर आपकी नॉन हाइब्रिड यानी कि हाइब्रिड वॉरफेयर हो। अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि बालाकोट ये स्ट्राइक करेंगे। एक बार जिस ऑपरेशन को, जिस रणनीति को भारतीय सेना ने इस्तेमाल कर चुकी है, वो दोबारा उसको रिपीट नहीं करती है। आप ये मानकर चलिए रोमाना, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे जो स्पेशल फोर्सेस थे वो घुसकर मारकर आए थे, आतंकियों को मारकर आए थे। और नेक्स्ट जो कार्रवाई हुई थी वो हमारी एयरफोर्स ने की थी, जो दुनिया ने किसी ने सोचा भी नहीं था कि टेरर कैंप पर जैश ए मोहम्मद के इतनी बड़ी भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जाकर जो है हमला कर सकते हैं। बड़ी बड़ी देश की वायुसेनाएं इस तरह के ऑपरेशन नहीं करने में सक्षम है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने किया। लेकिन इस बार मानकर चलिए कि जो ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन नहीं होगा, पूरा ऑल आउट ऑपरेशन होगा। पाकिस्तान जो है रोएगा कि आखिरकार उसने इस तरह का हमला अपनी धरती से बैठकर अपने आतंकियों से, अपनी खुफिया एजेंसी से आखिरकार क्यों कराया। सीधे अंकित गुप्ता का रुख करेंगे। अंकित, फैसले का वक्त पीओके पर अब साफ नजर आ रहा है, दीवार पर लिखी इबारत की तरह आ चुका है। बिल्कुल रोमाना, लेकिन मैं नीरज की बात को पहले आगे बढ़ाऊंगा। ये तो तय मानिए कि पाकिस्तान भले ही कितने भी टोही विमान क्यों ना उड़ा ले, लेकिन इस बार जो भारत जो बदला लेगा वो सोच भी नहीं सकता है। और नीरज ने सही कहा कि पहले हमने जैसे जो 2 बार उनके जो आतंकियों को उनके घर में घुस के मारा है, तीसरी बार भी भारत करेगा, उससे कड़ी कार्रवाई करेगा। लेकिन पाकिस्तान सपने में नहीं सोच पाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। और जिस बात का आप सवाल खड़ा कर रहे हैं पीओके, जी हाँ, निश्चित तौर पर जो है ये एक बड़ा सवाल है। क्यों बड़ा सवाल है? जो अभी हमने जो खबर भी दी थी कि रावलकोट क्या है? रावलकोट वो उस कश्मीर का हिस्सा है जो हमारा कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, सालों से कब्जा कर रखा है। आप हमारी जमीन पर कब्जा करे हैं और वहां पर बैठ करके हमारे देश के खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और रावलकोट कहां पर है? श्रीनगर से 100 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। वहां पर बैठ करके आपने ये साजिश रची है। तो यकीन मानिए इस बार जो कार्रवाई है, जो लगातार अब आपने चर्चा में लेकर आए हैं कि क्या पीओके को लेकर के बड़ी कार्रवाई, तो काफी हद तक मुमकिन है कि पीओके को लेकर के जो सरकार की रणनीति, देखिए आज की नहीं है। हमको रोमाना ये भी बताना होगा दर्शकों को कि जब अभी जो है जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए थे डिलिमिटेशन के बाद में, वहां पर 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं। लेकिन जो भारत सरकार है, जो है केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो कितनी सीटों पर लेकर के चलता है? 114 सीटों पर। क्यों? क्योंकि 24 सीटें ऐसी हैं जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है, उस कश्मीर में जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। बिल्कुल, जो हमारा है, तौर पर भारत हमेशा से यही जो कहता हमारा रहा है, जो हिंदुस्तान की जमीन है, जिस पर पाकिस्तान सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा हुआ है, और वक्त आ गया है उसी पीओके को वापस लेने का। निर्णायक घड़ी पीओके पर आई है, क्योंकि इस बार पीओके का इस्तेमाल किया गया है, पीओके की जमीन का इस्तेमाल किया गया है भारत पर यह हमले का। बड़ी खबर आपको बता दूं, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी का बड़ा बयान आया है। ये सबसे बड़ा आतंकवादी आसिम मुनीर
ये कह रहे हैं एसपी वैद, जैसा हमला इजराइल में हमास ने किया वैसा ही हमला हुआ है यहां पहलगाम में। हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़नी चाहिए। पहले कलमा पढ़ाया गया और फिर मार दिया गया। एसपी वैद की तरफ से ये बड़ा बयान। ये जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूँ पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं। उनके पास M4 राइफल है अमेरिका की, और ये सारा बेसिकली वो इसको एस्केलेट करना चाहते हैं कि 370 के बाद जो हालात नॉर्मल हुए हैं उसको हम उस नैरेटिव को काउंटर करें। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिफ मुनीर है, बाकी हाफिज सैयद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं। तो आसिफ मुनीर हमारा रिस्पांस जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहाँ जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है, और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। बहुत गहराई से आपको समझना होगा इस बयान को जो पूर्व डीजीपी की तरफ से दिया गया। एसपी वैद कह रहे हैं कि साहब सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? आसिम मुनीर। आसिम मुनीर कौन है? आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है। आसिम मुनीर जिसने 2 दिन पहले भारत के खिलाफ वो जहर उगलने वाला बयान दिया था, जो धर्म के नाम पर जहर फैलाने का काम कर रहा था, वही आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना का प्रमुख, सबसे बड़ा आतंकवादी ये भारत की तरफ से कहा जा रहा है। और देखिए जो हमला हुआ है, जो मोडस ऑपरेंडी आतंकवादियों ने इस हमले में अपनाई है, उसको एसपी वैद कह रहे हैं ये बिल्कुल हमास जैसी है। और आप जानते हैं किस तरीके से वो हमास का बड़ा नेता जो पिछले दिनों पाकिस्तान आया था और यहां पर आकर क्या उसने इस हमले की प्लानिंग में भी किसी तरीके की मदद की है। इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, नीरज राजपूत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, गहराई से समझना होगा पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के एसपी वैद की तरफ से जो बयान दिया गया है, बिल्कुल आसिम मुनीर सबसे बड़ा आतंकवादी, और ये हमला बिल्कुल हमास वाले स्टाइल में किया गया। नीरज, बिल्कुल ये साफ हो चुका है रोमाना कि ये हमास स्टाइल में किया गया। हम लोग लगातार ये बता रहे हैं कि हमने दिखाया भी था कि 5 फरवरी को भी 5 फरवरी जो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं ये पाकिस्तान के आतंकी संगठन अपने कश्मीर को, हमारे कश्मीर को लेने के लिए, तो वहाँ जब 5 फरवरी को मनाया गया तब वहाँ पर हमास के नेताओं को बुलाया गया था, जैश ए मोहम्मद और लश्कर के आतंकियों ने बुलाया था, और वहाँ पर साथ ही अल अक्सा फ्लड दिवस भी मनाया गया था। रोमाना अल अक्सा फ्लड जो है वो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने टेररिस्ट अटैक किया था दक्षिणी इजराइल पर, उस ऑपरेशन का नाम दिया था हमास ने। तो इन दोनों ने मिलकर इसको कश्मीर सॉलिडेरिटी डे यानी कश्मीर हमारा है उसको दिवस बनाया था, और साथ ही अल अक्सा फ्लड दिवस बनाया था। तो वहां हमास के आतंकी मौजूद थे, उनके वीडियो भी हमारे पास है, वो सामने आ चुके हैं, जिसमें कि साफ तौर से कहा गया था कि इसी तरह का हमला हमें करना है। अभी पिछले हफ्ते ही जो जैश ए मोहम्मद भावलपुर में जो हेडक्वार्टर है जैश ए मोहम्मद का, मैं जरा सा आपको रोक रही हूं नीरज। लश्कर कमांडर नाम पहले ही सामने आ गया है, सैफुल्लाह ने इस हमले की साजिश रची थी। देखिए नाम सामने आ चुका है, पाकिस्तान के रावलकोट में ये साजिश रची गई, ये भी अब धीरे धीरे कर तस्वीर साफ हो रही है। कमांडर सैफुल्लाह की तस्वीर आप देख लीजिए, यही है इस हमले का मास्टरमाइंड। लश्कर के 3 कमांडर्स ने मिलकर इस साजिश को रचा, जिसका सूत्रधार लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी बताया जा रहा है, और साजिश में रावलकोट के 2 लश्कर कमांडर शामिल। 6 से 8 आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। ये बड़ी खबर है। आतंकवादियों को जो स्थानीय स्लीपर सेल थे उनकी मदद मिली। हमले से पहले सभी ने इस इलाके की रेकी की थी। जो बाहर से आए आतंकवादी थे, जिनकी संख्या वही 6 से 8 बताई जा रही है, उनकी मदद की थी, उनको तमाम जो सुविधा है वो मुहैया कराई थी, और उसके बाद ही इन आतंकवादियों ने ये पहलगाम में आतंक का नंगा नाच, ये बर्बरता और किस तरीके से निहत्थे निर्दोष जो पर्यटक वहां पर मौजूद थे उन्हें मौत के घाट उतारा। तो बड़ी खबर है ये, लश्कर का कमांडर सैफुल्लाह ने इस हमले की साजिश रची। पाकिस्तान का रावलकोट, बल्कि पाकिस्तान का रावलकोट नहीं, पीओके में मौजूद है ये रावलकोट, जहां पर ये साजिश रची गई।
लश्कर के 3 कमांडर्स इस साजिश को रचने में शामिल। जम्मू कश्मीर के उरी से अभी की एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, ये भी आप जान लीजिए। घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे 2 आतंकवादी जिनको ढेर कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर, आतंकवादियों के पास से आईडी हथियार बरामद हुआ है। ये उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी, उरी सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। 2 आतंकवादी उरी सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश में जिन्हें ढेर कर दिया गया है। इन आतंकवादियों के पास से भी आईईडी और हथियार बरामद हुए हैं। बारामूला से घुसपैठ की कोशिश ये आतंकवादी कर रहे थे। कुल मिलाकर ये एक के बाद एक पाकिस्तान की नापाक हरकतें अब जो उजागर हो रही हैं। पहलगाम में कल खून बहाया और उसके बाद आज उरी सेक्टर से ये घुसपैठ की एक और कोशिश की जा रही थी। घुसपैठ की कोशिश में 2 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, एक तरफ आतंकी हमला होता है तो दूसरी तरफ जो है उरी से एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये जो आतंकी हैं इनके मंसूबे साफ हैं कि कैसे भी हो ये वो वक्त है जो उनको लगता है मुफीद है उनके लिए। लेकिन अब उनको समझना होगा कि अब कोई भी वक्त उनके लिए मुफीद नहीं रहेगा, क्योंकि जो भारत की जमीन की तरफ आंख उठा के देखेगा कोई भी आतंकी, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और जैसी कि जो हमारे सहयोगी आशीष ने भी ये जानकारी दी है कि कल रात में जब ये उरी की जो सीमा से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो उस दौरान 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। मैं रोक रही हूं आपको, हम सीधे आशीष के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। आशीष के पास ज्यादा जानकारियां इस पूरे मामले को लेकर हैं। आशीष, जरा बताइए विस्तार से किस तरीके से सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और 2 आतंकवादी ढेर। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये उरी में हुआ है, बारामूला में, जहाँ पर टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके इस तरफ आकर के आतंकी कार्रवाई को अंजाम देना चाह रहे थे। और देखिए कितना कोऑर्डिनेटेड था रोमाना कि जिस वक्त ये बड़ा हमला किया गया पहलगाम में उसी वक्त इस तरह की रिपोर्ट्स आई। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जो सेना के ऑफिशियल्स तैनात थे, पर्सनल्स तैनात थे, उन्होंने इस बिड को, इस कोशिश को नाकाम कर दिया और 2 टेररिस्टों को मार गिराया गया है। और जैसा आप जानकारी दे रही थी, आईईडीज और वेपन्स, हथियार उनके पास से पाए गए हैं, यानी कि एक और साइमल्टेनियस अटैक की शायद तैयारी थी। शायद हम अभी यहाँ पर बैठ करके एक अटैक नहीं 2 अटैक्स को डिस्कस कर रहे होते, लेकिन कम से कम मुस्तैदी दिखाते हुए भारतीय सेना के जवानों ने इन दोनों आतंकियों को मार गिराया। बिल्कुल मुस्तैदी दिखाई गई है। उरी सेक्टर जहां से 2 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में थे उनको मार गिराया गया है और उनके पास से हथियार असला भी बरामद किया गया है। जम्मू के उरी से ये बड़ी खबर है। इस बीच जल्दी से मेघा का रुख कर लेते हैं और मेघा से चाहते हैं, मेघा, अब तो ये पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं धीरे धीरे कर वो साफ होते चले जा रहे हैं। ये पता चल रहा है किस तरीके से इस आतंकवादी हमले की साजिश रची गई और जो हमारी ही जमीन है, जो पीओके है, जहां पर पाकिस्तान सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा हुआ है, उसी जमीन का हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारा खून बहाने के लिए इस्तेमाल किया गया। मतलब अब पीओके को लेकर फैसला जल्द होने के आसार। रोमाना, पीओके में कई टेरर आउटफिट्स के अपने कैंप्स हैं। पीओके में परेशानी इसलिए होती है, जैसे हमारे सहयोगी कह रहे थे, कितना ही दूर है पीओके, श्रीनगर से 100 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है रावलकोट, जहां पर ये कहा जा रहा है कि साजिश रची गई है। बहुत दूर नहीं है वहां से, लेकिन वहां जितने भी अलग अलग टेररिस्ट कैंप्स है या टेररिस्ट आउटफिट्स है, हर किसी का एक बेस पीओके में आपको मिलेगा। इसलिए कई सालों से, दशकों से ये एक प्रॉब्लम एरिया भारत के लिए बना रहा है। आप ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या यह निर्णायक घड़ी है? मुझे लगता है कि थोड़ी देर और वेट करिए। और रोमाना, अगर भारत को कोई भी कदम उठाना होगा तो कोई डिक्लेयर करके कदम नहीं उठाया जाएगा। ये सब सिक्योरिटी का मामला है। क्या भारत अगला कदम कहां और कैसे रखेगा, वो जब रखेगा तब हमें पता चलेगा। ये ना आपको ना हमको किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं ये सारी बातें। लेकिन जैसे एसपी वैद जी कह रहे थे, डीजीपी के जैसे उन्होंने सर्व किया है राइट एट द टॉप ऑफ द पुलिस फोर्स, वो जो कह रहे हैं, जो बात मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी रोमाना, कि आसिम मलिक और जनरल आसिम मुनीर, ये दोनों लोग हैं वो जहां तक तार पहुंच रही है। भारत अब नहीं रुक रहा है लश्कर-ए-तैयबा कमांडर के लेवल पर या लश्कर-ए-तैयबा हाफिज सईद के चीफ के लेवल पर। भारत उससे ऊपर जा रहा है ये समझने के लिए कि भाई साहब हो क्या रहा है यहाँ पर। क्या ये तो कोई बात छिपी नहीं है ना रोमाना, कि आईएसआई का क्या हाथ होता है या पाकिस्तान आर्मी का क्या हाथ होता है। और उसके बाद जब हम आपको पिछले 7 दिन की बातें बता रहे हैं, जब आपको बता रहे हैं कि आसिफ मुनीर ने ऐसी भड़काऊ भाषण दिए, पिछले 7 दिन की बात है। उसके बाद एलईटी कमांडर मूसा, उन्होंने एक लंबी स्पीच दी है कि इंशाअल्लाह कैसे आप देखिएगा अगले साल में 2026 तक ये कश्मीर हमारा होगा। ये सारी बातें पिछले 7 दिनों में हो रही और फिर ये हमला, और इस तरीके का हमला जहां आप मजहब
पूछकर चुन के मार रहे हैं। ये तो पहले कभी भी नहीं हुआ है। हाँ। और इस तरीके से, और जो आई विटनेसेस अकाउंट में पढ़ रही हूँ रुमाना, जो सुबह से चीजें हमारे पास आ रही है, जो हम पढ़ रहे हैं, आपको क्या क्या बातें पूछी गई? आपसे आपका नाम पूछा गया, आपसे आपका धर्म पूछा गया। एक आई विटनेस अकाउंट ने बोला कि मेरे पति को वो टेररिस्ट कह रहा था कि ये मुसलमान नहीं लग रहा, इसको गोली मार दो। एक को कहा गया कि कुरान की आयतें पढ़ो, नहीं पढ़ सका, गोली मार दी। और चुन चुनकर मर्दों को, men have been targeted, उनकी वाइफ्स के सामने। यहाँ पर ये तस्वीर दिखानी जरूरी हो जाती है। उरी सेक्टर के अंदर जो घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये आतंकवादी, जिसे मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, ये आतंकवादी है जिसकी लाश आप यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। उरी में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने ये घुसपैठ की बड़ी कोशिश की जा रही थी, जिसको नाकाम कर दिया। इनके पास से आईडी, इनके पास से हथियार बरामद हुए हैं। ये 2 आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। और देखिए, जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें भी जो 6 से 8 आतंकवादी हैं, वो सब घुसपैठ करके भारत आए हुए हैं, जिन्होंने कल हिंदुस्तानियों का खून बहाया है। और इसी कोशिश में ये 2 आतंकवादी जो भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने इन्हें मार गिराया। जम्मू कश्मीर के उरी से ये अभी की बहुत बड़ी खबर है। घुसपैठ की कोशिश में 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। तस्वीर आपके सामने। न्यूट्रलाइज कर दिया गया है इन दोनों आतंकवादियों को। उरी सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश में थे। जरा जल्दी से नीरज का रुख कर लेते हैं और नीरज से समझते हैं। नीरज, ये जो महीने हैं, जैसे अभी अच्छा, इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान ब्रिगेडियर संदीप थापर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जरा उन्हीं से उनके पास पहले आपको लेकर चलेंगे और उनका पहला रिएक्शन लेते हैं। सर, यहाँ पर देश में गुस्सा है, देश में उबाल है। ये पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद देश हिसाब मांग रहा है। और अब जिस तरीके से ये खबर आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से इस हमले के पीछे की साजिशें वो किस तरीके से बुनी गई, ये तस्वीर धीरे धीरे कर साफ हो रही है। यहां सवाल यही कि भारत हिसाब तो लेगा, अपने समय पर लेगा, अपने तरीके से लेगा और साथ ही साथ अपने आप जगह चुनकर लेगा। आपको क्या लग रहा है सर, वो हिसाब कैसे लिया जाएगा? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं, क्लियर होता जा रहा है। मुझे कल से ही क्लियर था जब पता चला कि उन्होंने पूछ के, नाम पूछ के मारा। ये 90s में होता था JNK में कि जब पाकिस्तानी टेररिस्ट काफी हद तक ऑपरेट करते थे। मुझे उसी टाइम क्लियर हो गया कि ये पाकिस्तानी हैं। भी आप देखिए, आज की अखबार में बताया गया है कि 50 से 70 राउंड मिले हैं वहां पर। हाँ जी। आप इमेजिन कीजिए, 28 नागरिक मारे गए हैं, कुछ इंजर्ड हैं, 70 राउंड फायर हुए हैं। तक ये कि हर आदमी के लिए 2 बुलेट्स इस्तेमाल हुई हैं। टारगेटेड किलिंग है, मैसेकर है, उसके ऊपर रख के सिर पे या बॉडी पे बंदूक रख के मारी गई है। इनडिस्क्रिमिनेट फायर नहीं है, ऐसे पाकिस्तानी ही करते हैं। तो अब आते हैं कि रिएक्शन, पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है, वो टेम्पर्स ऊपर है, कुछ करना है, होगा। मुझे उसमें कोई शक नहीं है कि सरकार कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन इस टाइम मैं उनको सेकंड गेस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं। अब वो बैठ के सोचेंगे। पाकिस्तान भी वॉर गेम कर रहा होगा कि हमारे ऊपर क्या कर सकता है। बालाकोट के बाद उन्हें भी पता है कि हम उनको कुछ टारगेट करेंगे, तो वो भी तैयार रहेंगे। तो हमें उस तैयारी का ध्यान रख के कुछ ऐसी चीज करनी है जो इफेक्टिव हो, असरदार हो, जिसका मैसेज जाए और जो लंबी दूर ऐसा मैसेज दे कि पाकिस्तान अगले 10-15 साल तक कुछ ना करे। और इसमें ये बड़ी बात सर, ये बड़ी बात आपने कही है। सबक ऐसा होना चाहिए जो लंबे वक्त तक पाकिस्तान को याद रहे। बहुत बड़ी बात ब्रिगेडियर साहब आप कह रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी सर, मुझे एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है दर्शकों को। दरअसल जहां उरी में वो 2 आतंकवादी जिनको न्यूट्रलाइज किया गया है, वहीं पर मौजूद हमारे सहयोगी अब्बास माजिद की एक रिपोर्ट हम दिखा देते हैं आपको। हम वही बायसरन के इलाके में मौजूद है। ये गेटवे ऑफ बायसरन जो है माना जाता है, और इस रास्ते पे जो है पैदल यहाँ से जो है सया लोग जा रहे हैं। और यहाँ तक इसको एक रास्ता है और यहाँ से सीधा घोड़े पे जो है सया लोग बायसरन जाते हैं। ये बायसरन के जो है कंजेस्टेड फॉरेस्ट्स है, डेंस फॉरेस्ट्स है। इन डेंस फॉरेस्ट्स के बीच जो है एक खुला मैदान है
जहां पे ये सया लोग जो इस हमले में जो है जांबाक हुए हैं, जो 27 सया जो है इस हमले में जांबाक हुए हैं और 17 के करीब जो है जख्मी हो गए। इसी मैदान में, इसी डेनिस फॉरेस्ट के मैदान में जो है वो कल चाय पी रहे थे और उन पे जो है अचानक अटैक हुआ। इस अटैक के बाद जो है कहीं ना कहीं आज कश्मीर बंद की कॉल भी दी गई है और एबीपी की जो न्यूज़ टीम है वो इस वक्त पल पल की खबर जो है आप तक पेश कर रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, यही वो डेनिस फॉरेस्ट है, इन्हीं डेनिस फॉरेस्ट में जो है ये यहाँ पे जो है डेनिस फॉरेस्ट में जो है बिल्कुल यहाँ पे ये अटैक हुआ। और उसके बाद जो है मैं आपको बताता चलूँ कि अगरचे कल ही शाम जो है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है श्रीनगर पहुँचे, बाईसरन के इलाके में जो है उनका अभी मुतवक्का आना है। तमाम चापों की जो बात है वो इस इलाके में जो है अंजाम दी जा रही है, यानी चापों को जो है इंप्लेस कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, दरअसल ये पहलगाम से रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब्बास माजिद की रिपोर्ट थी पहलगाम से। पहलगाम वही इलाका जहां पर आतंकवादियों ने ये बर्बरता की और ये एक आतंकवादी की तस्वीर भी सामने आ गई है। एक ही तस्वीर अभी तक सामने आई है, पहली तस्वीर अभी तक आतंकवादी की सामने आई है जो लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच सीधे हम रुक करेंगे, तमाम मेहमान और हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं जरा नीरज के पास आपको लेकर चलना चाहती हूँ और नीरज से हम ये समझते हैं, नीरज जिस बात का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं पीओके की जमीन का इस्तेमाल भारत का खून बहाने के लिए, और ऐसे में पीओके जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले मेघा भी कर रही थी कि आपको समझना इस बात को होगा, पीओके में कमोबेश जो भी छोटा बड़ा आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में फल फूल रहा है उसका एक कैंप पीओके में मौजूद। नीरज। हाँ बिल्कुल, देखिए ये हम बिल्कुल मानकर चलते हैं कि जो आतंकी संगठन है, चाहे जैश हो, लश्कर हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, इन सब ने अपना गढ़ बना रखा है, इस पीओके को बना रखा है। और जो पीओके जो पाकिस्तान ने 1948 में जो कैप्चर किया था उसके बाद से यहाँ पर कश्मीर, हमारे कश्मीर में वहाँ से जो है टेररिस्ट को भेजा जाता है, इन्फिल्ट्रेशन करा के भेजा जाता है, वहाँ से घुसपैठ कराई जाती है, लॉन्च पैड सारे वहीं हैं, टेरर लॉन्च पैड सारे वहीं पर हैं, वहाँ पर उनके कैंप्स हैं, वहीं पर ट्रेनिंग दी जाती है। जो पाकिस्तानी आर्मी है, ISI है, उनकी जो स्पेशल फोर्सेस हैं, SSG जो हैं, वो इनके साथ मिल जाती है। जो बैट बॉर्डर एक्शन टीम हम लोग पहले बोलते थे, जो TRF के बारे में भी रोमाना ये कहा जाता है कि इसमें जो आतंकी संगठनों के साथ साथ यानी आतंकियों के साथ साथ जो पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज होते हैं, SSG के कमांडोज होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनमें मिक्स होते हैं। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि ये पीओके जो है, जो कि भारत का हिस्सा है, जो कि बेहद खूबसूरत इलाका है अगर टूरिस्ट के हिसाब से देखें, लेकिन इन्होंने उसको एक आतंक के गढ़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर उसको तब्दील कर दिया आतंकियों के गढ़ के तौर पर। वहां के लोग त्रस्त है, वहां के लोग मना कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वहां की जो अवामी एक्शन कमेटी उसने कहा था कि हम अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं कश्मीर में लड़ने के लिए। जो पाकिस्तानी आर्मी है वो यहाँ पर अय्याशी करती है, ISI और आतंकी संगठन हमारे बच्चों को भेज देती है। हाँ। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है तो अब यहाँ पर निर्णायक समय आ चुका है कि इस पीओके का आखिरकार क्या करना चाहिए, इसको कैसे आतंकियों से सफाया किया जाना चाहिए। पहले भी ये संदेश साफ दिया गया है कि भारत के खिलाफ जो भी आतंकवादी फल फूल रहे हैं और जो भी आतंकवादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में मौजूद है या फिर जबरदस्ती जो भारत की जमीन पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ वहां पर मौजूद है, उसको भारत छोड़ेगा तो नहीं। और इसीलिए हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि निर्णायक घड़ी आई है क्या, ये सवाल बड़ा हो जाता है। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी एक और खबर, पहलगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल हैं। लगातार ये ऑपरेशन आज जैसे ही सुबह सूरज निकला फौरन ये ऑपरेशन और तेजी से आगे बढ़ाया गया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद हैं। अंकित से ही जरा और डिटेल्स लेते हैं किस तरीके से इस कोम्बिंग ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। अंकित, देखिए इस वक्त जो है 3 एजेंसीज यानी कि राष्ट्रीय राइफल, CRPF और जम्मू कश्मीर के जो जवान हैं वो इस पहाड़ी इलाके में, क्योंकि जंगल का इलाका है और वहां पर ये सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि रात भर ये सर्च ऑपरेशन चला है लेकिन वो वहां पर थोड़ी लिमिटेशंस थी, जिस बात का जिक्र कुछ देर पहले आसिफ भी कर रहे थे कि एक घना जंगल का इलाका है और हमारी सुरक्षा एजेंसी फूंक फूंक कर कदम इस वजह से रख रही हैं क्योंकि वो ये भी हम नहीं चाहते हैं कि अब हमको किसी अपने सुरक्षा कर्मी की जान को खोना पड़े। लिहाजा पूरी एहतियात के साथ में उस इलाके में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया
दिया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि वो आतंकी अब अगर इस इलाके में है तो वो कहीं आगे ना मूव कर पाए, लिहाजा पूरे इलाके को एक तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और कोशिश ये है कि यहां पर जब भी जो है सुरक्षा एजेंसी जब आगे बढ़ रही हैं तो जो मिनी ड्रोन्स हैं उनका सहारा लिया जा रहा है। उसके सहारे पहले आगे का जो रूट देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकी कहीं छुपे हुए हो और जैसे ही सुरक्षा कर्मी आगे बढ़े उनके ऊपर हमला हो जाए, तो एहतियात बरतते हुए सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। और एक और जानकारी जो मुझे मिली वो ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं, एक तरफ जो घायलों के बारे में, एक तरफ जो मृतक हैं उनके पार्थिव शरीर कैसे उनके घरों तक पहुंचे वो तो जानकारी ले ही रहे हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंच रहा है उस बारे में भी पल पल अपडेट लिया जा रहा है गृह मंत्रालय की तरफ से और दिया जा रहा है गृह मंत्री को। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। देखिए, गृह मंत्री जो हैं वो पहलगाम जहां पर ये बर्बरता हुई है उस स्पॉट पर भी आज पहुंचेंगे, इसको लेकर भी अपडेट अभी कुछ देर पहले हमें मिला था। मैं जरा जल्दी से ब्रिगेडियर थापर के पास एक बार फिर से दर्शकों को लेकर चलूंगी। ब्रिगेडियर थापर, ये जिस जगह पर हमला हुआ ये तो वैली है लेकिन चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, अगर इस इलाके को आप दर्शकों को समझा सकें, क्योंकि अभी चुनौती सबसे बड़ी क्या है ब्रिगेडियर थापर यहां पर सुरक्षा कर्मियों के सामने, कि किस तरीके से ये आतंकवादी जिन्होंने इस कायराना हमले को अंजाम दिया, जो भेड़िए यहां इन जंगलों में छिपे हुए होंगे, उन्हें इन्हीं जंगलों में कंटेन करके उन तक पहुंचा जाए, क्योंकि बचने के यहां पर इलाके एक कोकरनाग की तरफ से निकलकर डोडा पहुंच सकते हैं वो, दूसरा सोनमार्ग से होते हुए वो जोजिला पास और वहां बर्फ की आड़ लेकर अपनी जान बचा सकते हैं। वो जरा बताइए इसके बारे में विस्तार से। देखिए, इसके जो नॉर्थ और ईस्ट में इलाका है वो सारा पहाड़ी है, हाई रेंजेस हैं। ये इधर से एक रूट अगर आपको याद हो तो अमरनाथ यात्रा को भी जाता है, एक गंदरबल से जाता है, एक अनंतनाग से जाता है। और ये यहाँ से आपने सही बोला, डोडा की तरफ, किश्तवाड़ की तरफ आ सकते हैं, लेकिन वो इलाका बहुत हाई एल्टीट्यूड है, करीब 18,000 हाइट्स हैं, वहां से रास्ता है जरूर आने जाने का, लेकिन बड़ा कन्वीनियंट नहीं है। लेकिन इसके नॉर्थ में और ईस्ट में, सोनमर्ग के ईस्ट में जो हिल्स हैं वहां पर जाके छुप सकते हैं। हुआ क्या है कि कोविड के टाइम में हमने 2 साल भर्ती नहीं की तो 1.5-2 लाख की आर्मी में गैप आ गया, नफरी कम हो गई, तो हर जगह से थोड़ी सी कटौती हुई है। इस इलाके में भी जो सेक्टर एक आरआर सेक्टर था जो एक एक्स इलाके को देखता था, उसको तकरीबन डबल इलाका देखना पड़ा। लेकिन ये हरकत हुई है, फोर्सेस रश होंगी और जहां भी वो जाएंगे उसको कॉर्डन किया जाएगा, सर्च ऑपरेशन लगातार चलते रहेंगे जब तक कि वो पकड़े नहीं जाते और नस्तर नाबूद नहीं किए जाते। इसका मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूं, क्योंकि कुछ चुनिंदा जगह है। सर, मैं आपको रोक रही हूँ, जरा सा सीधे रुक करेंगे। बीजेपी के नेता है रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर से आते हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, सुना देते हैं। इस गुनाह की, इस पाप की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को भी चुकानी पड़ेगी और इन आतंकवादियों को भी चुकानी पड़ेगी। सारे क्षेत्र की घेराबंदी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे सशस्त्र सीमा बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कर दी है। आतंकवादियों का यकीनन सफाया होगा और पहलगाम के इन गुनाहगारों को यकीनन सजा मिलेगी। बहुत बड़ा ये गुनाह और अपराध, पाप पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर किया है, जिसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। स्वयं देश के माननीय गृह मंत्री इस वक्त कश्मीर में पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो सऊदी अरेबिया की यात्रा पर थे वो वापस देश में पहुंच चुके हैं। ये जो आतंकी हमला हुआ है, ये जो बेगुनाहों का खून कश्मीर के अंदर पहलगाम में बहाया गया है, इसका यकीनन इसका बदला लिया जाएगा और जबरदस्त तरीके से आतंकवाद पर प्रहार होगा। द डॉस्ट तो आतंकवाद पर प्रहार होगा, पाकिस्तान से हिसाब तो चुकता किया जाएगा। एक एक हिंदुस्तानी के एक एक खून की बूंद का पूरा हिसाब किताब पाकिस्तान ही चुकाएगा, ये तय मान लीजिए आप। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन सर मौजूद हैं और जनरल मेस्टन से ही समझते हैं सर, ये जो बर्बरता हुई है इसका हिसाब तो पाकिस्तान को देना होगा। आपको क्या लगता है सर, किस तरीके से पाकिस्तान को इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा? जनरल मेस्टन।
और देखिए बिल्कुल पाकिस्तान को इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा और भारत की अभी पूरी शक्ति लगेगी इसमें। मेरे को कोई शक नहीं है कि आज डिसीजन होंगे। हमारे तीनों सर्विस चीफ बैठेंगे सीसीएस में, प्रधानमंत्री जी को ऑप्शंस देंगे, क्योंकि फौज में हमेशा हम सारी कंटीजेंसीज के लिए तैयार रहते हैं। और ये भी एक कंटीजेंसी हमने सोची होगी कि अगर कहीं कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो हमारा देश क्या कर सकता है, फौज क्या कर सकती है। तो ये सारे ऑप्शंस डिस्कस होंगे और पाकिस्तान को सबक मिलेगा, काफी सख्त मिलेगा। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, अभी हमारे लिए सिचुएशन अच्छी है। कारण ये है कि आज पाकिस्तान के साथ अगर जब हम ये जो भी अटैक करते हैं, चाहे वो छोटा करें या बड़ा करें, वो भारत सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन आज उनके जो वेस्टर्न फ्रंट में है, बलूच लिबरेशन आर्मी, टीटीपी, अफगान तालिबान, वो इनके खिलाफ हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा जब हिंदुस्तान यहाँ से कुछ करेगा। तो आज भारत के लिए स्थिति अच्छी है और तमाम वर्ल्ड लीडर भारत के साथ खड़े हुए हैं। तो डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर लिहाज से आज सिचुएशन भारत के लिए अच्छी है। और दूसरा, जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन के साथ भी मैं बोलूंगा, अभी अमेरिका के और जो ट्रेड वॉर चल रहे हैं, तो टैरिफ वॉर चल रहा है चीन के साथ, मेरे ख्याल अभी चीन भी इसमें हस्तक्षेप करने की नहीं सोचेगा। उसको पता है कि अमेरिका एक एलाई भारत के साथ खड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि चीन भी इस पर शामिल नहीं होगा। तो अभी पाकिस्तान आइसोलेटेड है और भारत को अच्छा अटैक करना चाहिए। बहुत तरीके अटैक करने के, वो हम बाद में वर्णन बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। और देखिए ना, दुनिया भर के देश किस तरीके से भारत के समर्थन में खुलकर आ गए हैं और सबकी तरफ से कहा जा रहा है, अमेरिका से लेकर रूस तक, इजराइल तक, सऊदी अरब तक, कि हम भारत के साथ हैं। ऐसे में जनरल माफ कीजिएगा, ब्रिगेडियर थापर जिस बात का जिक्र जनरल मिस्टन कर रहे हैं, टाइमिंग परफेक्ट है। देखिए, टाइमिंग परफेक्ट है, अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान ने खुद दी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि एक्शन इमीडिएटली होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान भी इस टाइम, उनमें भी कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही होगी, वो भी वॉर गेम कर रहे होंगे। हाँ। उनको भी पता है हम उनको हिट करेंगे, वो भी तैयारी कर रहे होंगे कि क्या गेस कर रहे होंगे क्या हो सकता है, ग्राउंड अटैक हो सकता है, एयरफोर्स, नेवी, कैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान हम पे सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा सर, मुझे एक बड़ी खबर लेनी है, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। सर, श्रीनगर पहुंच गई है एनआईए की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसकी टीम श्रीनगर पहुंची है। आप जानते हैं, देश में कहीं भी आतंकवादी हमला होता है, उसकी जांच का जिम्मा एनआईए का होता है, और इस वक्त एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसकी टीम श्रीनगर पहुंची है। कुछ ही देर में पहलगाम पहुंच जाएगी। मतलब मौका वारदात, मतलब पहलगाम, जहां पर हिंदुस्तानियों का खून बहाया गया है, वहां पहुंचेगी एनआईए की टीम। सीधे आपको लेकर चलेंगे। अंकित, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? जी बिल्कुल, अभी तक जैसी जानकारी मिली है कि एनआईए की एक टीम श्रीनगर पहुंच चुकी है और कुछ ही देर बाद जो एनआईए की वो टीम पहुंचेगी पहलगाम, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। और एनआईए की जो टीम पहुंची है वो फॉरेंसिक एविडेंस भी जुटाएगी, उसके साथ ही में अपनी जो वो जांच, शुरुआती जांच को आगे जरूर बढ़ाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस केस को एनआईए को ट्रांसफर नहीं किया गया है, लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया कि जब भी इस तरीके की कोई आतंकी घटना होती है कि एनआईए की टीम वहां पर पहुंचती है और अपनी जो है जो शुरुआती जांच है, क्योंकि देखिए जांच एजेंसियां वहां पर पहले से, जो श्रीनगर पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो तो अपनी जांच कर ही रही हैं, लेकिन जो एक तरीके से हाई एंड टेक्निक्स हैं, उनका सहारा लेकर के एनआईए की टीम अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। और किसी भी तरीके की आतंकी घटना में ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है एनआईए की तरफ से। तो फिलहाल जानकारी ये है कि एनआईए की टीम श्रीनगर में मौजूद है और जल्द ही वो पहलगाम के उस इलाके में पहुंचने वाली है जहां पर इस आतंकी घटना को दिया गया है अंजाम। और ऐसे में पहलगाम में ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसके बाद पर्यटक जो वहां पर मौजूद, उनमें खौफ बहुत ज्यादा है। पर्यटक अब अपने घरों को लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अब्बास माजिद ने पर्यटकों से बात की है, उन्हीं की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूं पर्यटकों की, ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से गमजदा, गम में डूबे हुए, उदास चेहरे, मायूस चेहरे। आतंकवाद को
इन्होंने बेहद नजदीक से देखा, आतंकवाद का दंश इन्होंने सहा है, कितनों ने अपनों को खो दिया है, जिनका परिवार खत्म हो गया है, जिनकी दुनिया उजड़ गई है और अब वापस लौट रहे हैं ये पर्यटक। दिखा देते हैं आपको अब्बास मजीद की एक रिपोर्ट उस जगह से जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। बाइसरन पहलगाम अटैक के बाद जो है होम मिनिस्टर पहलगाम पहुंच रहे हैं। फिलहाल हम जो है बाइसरन के गेट पे मौजूद है और यहीं पे वो जो अटैक कल हुआ जिसमें तकरीबन 27 सयाह जो है जाम बाग हुए और 17 जो है बताया जाता है कि जख्मी है। अभी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है बाइसरन पहलगाम भी पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी के कड़े हिफाजती इंतजाम जो है किए गए हैं। यहाँ पे आप ये जो विजुअल्स देख सकते हैं या आप बाइसरन पहलगाम से देख सकते हैं जहाँ पे कल एक अफसोसनाक वाक़ा हुआ। उसके बाद जो है हर किसी आंखों में भी जो है आंसू नजर आ रहे हैं। होम मिनिस्टर एलजी मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर ने जो है इस पे दुख का इजहार किया और कहीं ना कहीं जो है जो टूरिज्म सेक्टर के लिए कश्मीर में जो है ये एक बड़ा सेटबैक है। क्या इस अटैक के बाद जो है अब इस बाइसरन में जो है फिर से सयाह लोग आएंगे? क्या सयाह लोग जो है फिर से इस बाइसरन में आएंगे, यहाँ पे लुत्फ अंदोज होंगे? एबीपी न्यूज़, बाइसरन पहलगाम। तो ये आपने उस जगह की तस्वीरें देखी जहां पर कल इस बर्बरता को अंजाम दिया गया। पिकनिक स्पॉट है ये, जरा देखिए, मिनी स्विट्जरलैंड के तौर पर इस जगह की पहचान है पूरे हिंदुस्तान में और यहां से दूर दूर से हिंदुस्तान के इलाकों से जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं कुछ सुकून के पल बिताने के लिए, कुछ खूबसूरत कुदरत के नज़ारे देखने के लिए। उन्हें क्या पता कि यहाँ पर जो फुर्सत के और खुशी के पल ढूंढने के लिए वो आए हैं वो जिंदगी भर के लिए मातम की यादें उनके जहन में छोड़ जाएंगे। फिलहाल आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों की वहां पर मौजूदगी है और अब जो मौका वारदात है, जो घटना स्थल है जहां पर निर्दोष भारतीयों को मौत के घाट उतारा गया, वहां पर जांच एजेंसियां मौजूद हैं, रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं, पूरे इलाके का मुआयना किया जा रहा है, किस तरीके से यहां पर एक के बाद एक हत्याओं को अंजाम दिया गया, वो टारगेट चुन चुनकर यहां पर टारगेट किया गया, मौत के घाट यहां पर लोगों को उतारा गया, उसी की एक विस्तृत रिपोर्ट यहां पर तैयार की जा रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी यहां पर मौजूद थे, जो चश्मदीद, उनके तो कल से ही बयान जैसे जैसे सामने आने लगे वैसे वैसे एबीपी न्यूज़ आपके सामने रखने लगा। मुझे लगता है जरा जल्दी से हम रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद है, खास मेहमान भी मौजूद है। जनरल बेस्टन, मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूं सर, यहां पर 15 माफ कीजिएगा मिस्टर साहब से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन ब्रिगेडियर थापर हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जरा ये जानते हैं। ब्रिगेडियर थापर, जिस बात का जिक्र आप कर भी रहे थे पहले कि साहब 50 से 70 राउंड यहां पर फायरिंग हुई है, करीब 26 लोगों को यहां पर मौत के घाट उतारा गया, टारगेटेड किलिंग हुई है, धर्म पूछकर चुन चुनकर हिंदुओं को यहां पर टारगेट किया गया है। सर, इसमें कितना समय लगा होगा? मतलब कितनी देर तक ये आतंक का नंगा नाच यहां इस पिकनिक स्पॉट पर हुआ होगा सर? देखिए, एक्यूरेटली कहना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम उन्होंने लिया होगा। लेकिन इतने लोगों में से आगे लाना कि भी लोग आगे आओ, अपना नाम बताओ, कलमा पढ़ो, 2-3 मिनट, और उसके बाद उन्होंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, शॉट मारा, फिर मूव टू द नेक्स्ट पर्सन। मैं बताने में भी मुझे मेरा शरीर कांप रहा है। दिक्कत आ रही है, मैं ब्रिगेडियर साहब का रुख करूंगी, अभी कुछ कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, हम उनके पास आपको दोबारा लेकर चलेंगे, लेकिन इस बीच जरा जल्दी से नीरज राजपूत का रुख कर लेते हैं और नीरज से जानते हैं। नीरज, यहाँ पर जिस तरीके से वो जांच दल मौजूद है, सुरक्षा कर्मियों की टीम मौजूद है, दूसरी तरफ वो ऑपरेशन तो चल ही रहा है जहाँ पर इन आतंकवादियों को खगाला जा रहा है, लेकिन ये मौका वारदात पर इस वक्त किस तरीके से जाँच को आगे बढ़ाया जा रहा होगा नीरज? हाँ बिल्कुल, देखिए रोमाना, जब भी इस तरह का कोई अटैक होता है तो मल्टी फेसेटेड जो है इंक्वायरी शुरू हो जाती हैं। ऑपरेशन तो शुरू होता ही है कि आप चाहे आर्मी है, सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने अपना सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन वो शुरू कर दिया था तुरंत बाद ही, और उसके बाद ही जंगलों में हमने देखा जब पर्यटक मिल गए उनको, वो भटकते हुए, छिपे हुए थे जंगल में, वो जाकर मिल गए। तो ये अपना एक अलग ऑपरेशन, यानी कि आतंकियों को सर्च किया जाए, उन आतंकियों ने जिन्होंने इतना बड़ा नरसंहार जो है पहलगाम में टूरिस्ट स्पॉट पर किया है, तो वो ऑपरेशन जारी रहेगा। दूसरी तरफ जो है, जो पुलिस की, जो जम्मू कश्मीर
पुलिस है उसकी जो इंक्वायरी जो स्थानीय पुलिस थाना है वो अपनी शुरुआती जांच करती है आके कि आखिरकार हुआ क्या था। प्रत्यक्षदर्शियों को ढूंढा जाए। प्रत्यक्षदर्शी बता सकते हैं कि आखिरकार कौन थे जो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे, क्या वो स्थानीय लोग थे या कोई बाहर के लोग थे, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो आतंकी है, जैसा हम दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तो आतंकी वो बाहर से आया, यानी कि पाकिस्तान से आया हुआ है इन्फिल्ट्रेट करके, लेकिन जो पुलिस यूनिफॉर्म में थे वो स्थानीय हो सकते हैं। उनको कोई पहचानता तो नहीं है। बुलेट्स जो होती हैं वो कौन सी गन से फायर की गई हुई, ये शुरुआती आपको इकट्ठा करना होगा। और फिर जब एनआईए की टीम, हम लोग जानते हैं कि वो पहुंच चुकी है, श्रीनगर पहुंच चुकी है, क्योंकि एनआईए ही इस तरह के टेरर एक्टिविटीज के हमलों की जो है इंक्वायरी करती है, तो उनको दे दिया जाएगा। ये सबूत इकट्ठे करने हैं रोमाना हमें उन आतंकियों के खिलाफ जिनके बारे में अगर हमें पता चला कि ये पाकिस्तान में पीओके में रावलकोट से ये बैठकर इन्होंने ऑपरेट किया है, इनके तार वहां पर से मिले हुए हैं, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इन्होंने इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया है, तो ये एनआईए की रिपोर्ट जो होगी सीधे जाएगी वो गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सीधा सीसीएस, और वहां पर बताया जाएगा प्रधानमंत्री को कि आखिरकार किन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था, ताकि एक निर्णय लिया जा सके कि आखिरकार भारत अपना बदला इन आतंकियों से, पाकिस्तान से किस तरह से लिया जाएगा। बिल्कुल आशीष, तस्वीरें ये जांच वहाँ जो चल रही है वहाँ पे ऑफिशियल्स मौजूद हैं। नीरज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने प्रारंभिक रिपोर्ट जो देनी है, खुद होम मिनिस्टर वहाँ बैठे हुए हैं। कल रात ललित होटल में कई राउंड बैठक की है उन्होंने। और मैं आपको बताऊं रोमाना, जो मेरे वहाँ पर क्लोज ऑफिशियल सोर्सेज मौजूद हैं, उनका कहना है कि बहुत फ्यूरियस हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत गुस्से में थे होम। जी बिल्कुल, बहुत नाराज थे कि आखिर इतनी बड़ी लैप्स हुई कैसे। एंड शायद इसी वजह से सिक्योरिटी, आप देखिए, दे हैव स्वंग इनटू एक्शन, और उनको बताना होगा कि भाई ये आतंकी गए कहाँ। ठीक है, हिली ट्रेन्स हैं और ये सबको पता है कि पहाड़ों में वो घुस जाते हैं, जंगलों में कहीं ना कहीं छिप जाते हैं, इसकी बाकायदा रेकी की है। ट्रेंड टेररिस्ट होते हैं ये रोमाना। हमने पहले भी देखा है कि जिस तरह से जम्मू रीजन में अटैक किया था पहाड़ों के ऊपर जाकर के, आप देखिए पहले ये हमले करते थे तो पहले वैली में नीचे श्रीनगर में आसपास के इलाकों में जाकर के प्लेन्स में हमले किया करते थे। तब इन्होंने अपना तरीका बदला, अब ये ऊपर पहाड़ों में चले जाते हैं, वहाँ छुप जाते हैं। पहले से लोकल, जिनको हम लोकल स्लीपर सेल्स कह रहे हैं, उनको ओवर ग्राउंड वर्कर्स OGWs कहते हैं, जो उनके एक्सटेंडेड हैंड्स यहाँ पर हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जिस तरह से मारा है, कहाँ भागे, किस तरह का ऑपरेशन चल रहा है और किस तरह से इसका जवाबी कार्रवाई करनी है, इन सभी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है एक रिपोर्ट ज़रूर सौंपी जाएगी और उसके बाद फिर CCS फैसला करेगा कि इस पर आगे की कार्रवाई कब और कैसे करनी है। बिल्कुल, और इसी जगह ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो वेस्टर्न का पिकनिक स्पॉट है, यहीं पर अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे और वो खुद मौके वारदात का जायजा लेंगे। फिलहाल यहां पर ये जांचकर्मियों का दस्ता जांच आगे बढ़ाता हुआ। मेघा जी बिल्कुल, और मैं आपको फर्स्ट हैंड अकाउंट इसलिए भी दे रही हूँ रोमाना, क्योंकि कुछ साल पहले मैं इस जगह पे थी। मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, पिकनिक स्पॉट है एक तरीके से। ये मैगी पॉइंट है, यहाँ चाय पकौड़े वाली दुकानें हैं, जहाँ पर वो कुर्सियाँ, कल जो विजुअल्स हम दिखा रहे थे, कई कुर्सियाँ वहाँ पर थी जहाँ लोग बैठे हुए होंगे। जब ये 5 आतंकवादी नीचे उतरे, 5 से 7 जो अभी अंदेशा हो रहा है, शायद 5 थे वहाँ पर। अब आप समझिए, जो अकाउंट्स हमारे पास में आ रही वो ये कहती है रोमाना, कितने ट्रेंड थे ये, कि ये पहाड़ियों से नीचे उतरते हैं और 5 आतंकवादी लगभग 40 सैलानियों को घेर कर अंधाधुंध गोली चलाते हैं, फायरिंग उनके ऊपर करते हैं। कुछ लोगों को अलग से पूछा जाता है, उनका नाम, मजहब, वो सारी कहानियां अब क्लियर हो गई हैं। लेकिन ये जो जगह है, ये बिल्कुल खुला सा मैदान है, इतना खुला मैदान है, चारों बगल सिर्फ आपको लंबे देवदार के पेड़ दिखेंगे, उसके अलावा खुला मैदान है। मैं यहाँ पर एक और एंगल लाना चाहती हूँ। कल से ये बात बार-बार आ रही है कि इंटेलिजेंस इनपुट थी। अगर इंटेलिजेंस इनपुट थी तो क्या वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस इनपुट थी या नहीं थी? क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट एक दिन में कई आती हैं और जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में तो बहुत ही आती हैं, मगर क्या ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस इनपुट थी? और अगर थी तो इतनी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट को क्यों बिना सिक्योरिटी पर्सनल्स के छोड़ा गया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है जो पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। मिनी स्विट्जरलैंड ऐसी जगह है, वहां पर आपको, वहां वो फोटोशूट की भी एरिया है, वहां आप फोटोशूट करो, वहां आप खाने जाओ, वहां आप सब नज़ारा देखने जाओ, आप समय बिताओ। वो इतनी खूबसूरत जगह है और इतना पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट के आसपास क्यों कोई सिक्योरिटी पर्सनल नहीं था? क्यों यहाँ कोई तैनाती नहीं की गई थी? क्योंकि आप जब हेल्पलेस वीडियोस देख रहे हो, जो औरतें बार बार आपसे गुहार लगाने कि मेरे पति को बचा लो, उस एरिया से नीचे उतरने में ही इतना समय लगता, और नीचे उतर के भी कोई ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं है रोमाना जहां तुरंत आपको मदद मिल जाए। अभी आप NIA की टीम वहां देख रहे हैं, शायद चॉपर भी लैंड करे,
मगर ये डेसोलेट एरिया है, एक तरीके से समझिए कि ये सुनसान डेसोलेट एरिया, यहाँ पहुंचने में समय लगता है। ऐसी जगह मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर गृह मंत्री जाएंगे मेघा, तो वो चॉपर से ही जाएंगे मोस्टली, क्योंकि आप और कोई तरीका, रोमाना गाड़ी नहीं पहुंच सकती है यहाँ पर, या तो आप खच्चर से उतर चढ़ते हैं या पैदल ट्रैक करते हैं। अभी एनआईए की टीम कैसे पहुंची है मुझे नहीं पता, आसपास के या तो कोई लैंडिंग स्पॉट होगा अभी एनआईए की टीम पहुंची नहीं है। जी बिल्कुल, वो विजुअल्स दिख रहे हैं। हाँ, ये जांचकर्मी है जो ये विजुअल्स दिख रहे हैं। बिल्कुल, एनआईए की टीम अभी श्रीनगर में है। चॉपर का ही इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर पहुंचने के लिए। तो समझिए ऐसी जगह को चुनकर आपने निशाना बनाया उन सैलानियों को। बट द एलिमेंट ऑफ शॉक इतना ज्यादा था कि उसमें से एक महिला जो कह रही है वो बिल्कुल उसे समझ भी नहीं आ रहा कि हुआ क्या, मेरे पति को गोली मार दी, वो बार बार कह रही है। वो एलिमेंट ऑफ शॉक है ना, आप जहां पिकनिक मनाने गए, आप घूमने गए, वहां आकर आपको घेर कर गोली मार देते आप और आपका पति वहां मर जा, ढेर हो गया। वो महिला बिल्कुल इस बात का जिक्र कर रही है, महिला कह रही है मैं तो भेलपुरी खा रही थी, मतलब वो बता रही है कि मैं भेलपुरी खा रही थी और अचानक से आया मेरे पति को मार दिया। मतलब एक दूसरी महिला जो है उसकी आवाजें, मेरे ख्याल से जिसने भी वो वीडियो देखा होगा उनके कान में गूंजती रही होगी कि वो कह रही है प्लीज 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 हेल्प हेल्प हेल्प, और वो रो रही है और सामने कुर्सी पर पति बैठा हुआ है पूरी तरीके से खून से लथपथ। इसीलिए तो देश में गुस्सा है, इसीलिए तो इतना उबाल है।